स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है MEX टेबल का। इसमें हमें एक बोर्ड दे रखा है, चेक बोर्ड मान सकते हो, मतलब रोज एंड कॉलम्स दे रखा है, जो जैसे कि ये 3 और 5 का एग्जांपल लिखते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल, इसमें 1 से लेके हमारा 5 तक, 5 इंटू कितना था, 14 तक नंबर्स है, 0 से लेके एक्चुअली 0 से हमारा 14 तक नंबर्स दे रखा है, और हमें इसको 3x5 का एक रोज एंड कॉलम्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, such that the summation of the MEX of all of the rows and summation of MEX of all of the columns, it is maximized. तो MEX का अगर मतलब तुम्हें देखना है, MEX is the minimum excluded number in the array. So obvious की बात है कि अगर हम 0 को array में रखेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, और बाकी जो अगर वो 0 नहीं है तो 0 विल बी द MEX. सो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है वो है कि आउटपुट द मैक्सिमम पॉसिबल MEX अक्रॉस ऑल रोज एंड कॉलम्स. सो अगर हम एक एरे दे रखा है 1 2 3 4, जितना भी दे रखा है, इफ दैट डज नॉट कंटेन 0, then the MEX of that array will always be 0. ये सबको समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है ना कि अगर 0 नहीं है तो MEX 0 रहेगा एरे में. तो इसका जस्ट सिंपल सा एक ट्रिक है कि इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट को 0 रख देते हैं, और ये n साइज का है, n नंबर ऑफ रोज एंड m नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो हमारा तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n इंटू m माइनस 1 है. दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द मैक्सिमम ऑफ n और m. तो अगर हम इसको 0 से लेके n-1 तक भरते जाएं फर्स्ट कॉलम में, मैंने माना है कि n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. उस केस में इसका जो MEX आएगा वो कैपिटल N आएगा, स्मॉल n आएगा, और इधर इधर हमारा n से चालू होगा. बाकी जो भी नंबर रखो तुम्हारा 0 से n-1 तक तुम एक भी नंबर नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो MEX आएगा इसका MEX तुम्हारा 1 आ जाएगा, बिकॉज 1 हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है. इस वाले कॉलम में हमने 1 ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो इसका MEX तो n आ गया, और जो ये रो है, फर्स्ट रो है, उसका MEX तुम्हारा 1 आएगा, और बाकी सारे जो जितने भी कॉलम्स है, जितने भी रोज है, सबका तुम्हारा MEX 0 आएगा. वो समझ में आया है क्या? कि बाकी जितने भी तुम्हारे कॉलम्स है और जितना भी तुम्हारा बाकी रोज है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, MEX of all those columns and all those rows will always be equal to 0, because 0 is not present in those columns and rows. यही मेन पॉइंट था क्वेश्चन का. तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, अगर सॉल्यूशन कोड में जाए, डायरेक्टली तुम देख सकते हो कि जो मैंने पहले तो किया है कि मिनिमम और मैक्सिमम को मैंने चूज कर लिया है. MX is the maximum of m, n and mn is the minimum of m, n. डायरेक्ट जो आंसर होगा वो MX प्लस 1 होगा, क्योंकि जो ये तुम्हारा टर्म है, इस टर्म का वैल्यूज आएगा तुम्हारा n प्लस 1 प्लस 0. नॉट नेसेसरली n, इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ n, m प्लस 1 प्लस 0. यही था क्वेश्चन में. किसी को डाउट है?
किसी को डाउट नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है एन एन के, टू इंटीजर्स एन एन के दे रखा है और एक एरे दे रखा है ऑफ साइज एन। हमें क्या निकालना है? अच्छा, हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ए निकालना है। और एफ ए क्या है हमारा? एफ ए, तुमने अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता हूँ या फिर एफ ए को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एरे बी के लिए हमारा जो एफ बी है, it is the smallest number of operations required to make that make that array zero, and the operation is such that we will take two integers l and r, two indexes, और जो or for every bi equals to x, where x is the minimum of that array, we will remove that element from the array। और वो हम तब तक करते जाएंगे जब तक array empty ना हो जाए। And FB is the number of optimal number of operations required to make that array empty। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है k का एक वैल्यू। अब k से क्या होता है कि नो लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स we can choose indexes in that array and any integer p and replace ai with p। मतलब बेसिकली हम अप टू k टाइम्स जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ द एरे है उनको हम कोई सा भी नंबर दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरा जो अप्रोच ये था, वेट, तो ये हमारा टेस्ट केसेस है। तो जैसे कि हम मैं रैंडम एक टेस्ट केस ले रहा हूँ, 1 2 2 3 3 4, और एक इधर 3 और 1 ले लेते हैं, और k इक्वल्स टू मैंने लिया है 5। k इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज द एरे। द ऑर्डर ऑफ द एरे डज नॉट मैटर। मैं ये समझा दूंगा कि मैं क्यों ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट अभी के लिए मान लो कि ये हमारा एरे दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो k इक्वल्स टू 5 दे रखा है हमारा। हम अगर इन तीन वैल्यूज को अगर हम टू टू में कन्वर्ट कर दे, या फिर रुक जाओ, अगर ये ये 1 1 है, ये 4 दो बार है, और लास्ट में 5 3 बार है तुम्हारा। तो बेसिकली इसका ये 1 2 टाइम्स ऑकर कर रहा है, 2 2 टाइम्स ऑकर कर रहा है, 3 2 टाइम्स, 4 ऑकर्स 2 टाइम्स एंड 5 ऑकर्स 3 टाइम्स। और k का वैल्यू 2 4, ठीक है, k का वैल्यू 5 है। तो अगर हम पहले इन दोनों को अगर 2 2 में 5 5 में कन्वर्ट कर दे, फिर इन दोनों को हम 5 5 में कन्वर्ट कर दे, फिर इन दोनों को तो 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोनों को, बोथ ऑफ देम वी कैन नॉट कन्वर्ट बोथ ऑफ देम टू 5, बिकॉज हमारा ऑलरेडी k का वैल्यू 1 2 3 4 हो चुका है। ये फर्स्ट वाला 3 करने में हमारा 5 हो जाएगा, बट सेकंड वाला 3 को अगर हम 5 में कन्वर्ट करें तो के जो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो 6 हो जाएगा। बट मैक्सिमम ऑपरेशंस हम रख सकते हैं अप टू k, और k का वैल्यू मैंने 5 दे रखा है। तो हम जस्ट 1 और 2, both of all of 1 and all of the 2s we can convert them to 5। तो जो हमारा एफ ए का वैल्यू होगा, दिस इज एरे ए, तो एफ ए का जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ जितना यूनिक एलिमेंट्स है 3 आ जाएगा हमारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि
जो सिमिलर एलिमेंट्स है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। सिमिलर एलिमेंट्स वी कैन रिमूव, और मैंने जो ये एरे लिखा है उसका इन सच अ वे मैंने इसको सॉर्ट किया है, सॉर्ट या अरेंज किया है। लाइक बेसिकली जो तुम्हारा ये नंबर ऑफ ऑकरेंसेस के बेसिस पे मैंने उसको अरेंज किया है। लाइक 1 ऑकर्स 2 टाइम्स, 2 ऑकर्स 2 टाइम्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 ऑकर्स 3 टाइम्स, तो उसको मैंने लास्ट में पुट किया है। या फिर ऐसे भी मतलब तुम समझ सकते हो, अगर ये 5 2 टाइम्स ऑकर कर रहा है और 3 4 टाइम्स ऑकर कर रहा है, तो मैंने इस वे में अरेंज किया है। तो स्टार्टिंग में मैं ये वाला 5 को पकड़ूंगा। 5 को अगर मैं दोनों को ऑल ऑफ द 5 कैन आई कन्वर्ट देम टू 3? इफ आई कैन, तो मेरा जो आंसर होगा उसको मैं -1 करूंगा। पहले मैं आंसर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। आई एम इनिशियलाइजिंग द आंसर विद द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द एरे, जो ये एरे बी है। ओके, बाहर जा रहा था मैं। ये एरे बी है तुम्हारा, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स 2 है पहले। मैंने उसको आंसर को 2 से इनिशियलाइज किया। फिर मैंने k का वैल्यू लिया है, k इक्वल्स टू मैंने मान लो कि 7 दे रखा है। मैंने k का वैल्यू 7 दे रखा है, तो पहले तो -2 करेंगे हम k को। k - 2 इज 5। दोनों 5 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो बाकी ये वाला है, इसको तो कन्वर्ट करना या नहीं करना तो बात तो सेम ही है, क्योंकि आंसर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो मैंने 2 - 1, तो आंसर कितना आ गया मेरा 1। वो मैं सिंपल एक कैरी लिया था। अगर हम टेस्ट केस का कैरी ले, मैं ये वाला एरे ले रहा हूँ। ये वाला एरे होगा 7 occurs 1 times, 3 occurs 1 times, 2 occurs 1 times, 7 3 1 1 1 4 4, ओके, 1 occurs 2 times and 4 occurs 2 times। और k का वैल्यू हमारा 0 है, तो ये 0 है, इसमें तो तुम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। इसमें डायरेक्टली जो आंसर था वही इनिशियल आंसर जो था वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कि लाइक नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। इसमें आंसर 5 आ जाएगा। ये 5 दे रखा है। और अगर ये वाला अगर तुम्हें देखना है, ये थोड़ा-सा लंबा चला जाएगा। बेसिकली अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स निकालना है, कोड का लॉजिक अगर समझाऊँ मैं, और हमें उसको सॉर्ट करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटेड ऑकरेंसेस। और जो मिनिमम ऑकरेंस है, उसको हम पहले के में उसको उसका वैल्यू हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ ऑकरेंस का। फिर हम वो उस एलिमेंट से जंप करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट में, फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट, फिर उसका भी नेक्स्ट एलिमेंट, तब तक जाएँगे जैसे इसका k का वैल्यू तुम्हें मान लो कि इसका k का वैल्यू 1 2 3 4 5, k का वैल्यू इसका 5 था, तो हम इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन दोनों 1 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आंसर हमारा 5 की जगह 1 आ जाता, क्योंकि हमने इन चारों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया है। ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? ओके, तो अगर लॉजिक समझ में आ रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही ईज़ी है इसका। एक मैप लो, उस मैप में तुम मैप तो ऑलरेडी सॉर्ट हो जाता है, एक ऑर्डर्ड मैप। ये मैप रहा हमारा। तो जो एलिमेंट्स ऑफ द एरे है, उसको हमने मैप में की के वैल्यू फॉर्म में हमें पुश कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, ये वेक्टर इसका ज़रूरत नहीं है। तो व्हाइल k ग्रेटर देन 0 एंड देन i लेस देन मैप डॉट साइज़। अगर k लेस देन जो vi है, vi क्या होगा तुम्हारा? ओके, अच्छा, v का भी वो ज़रूरत है। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है। लाइक ये वेक्टर है ना तुम्हारा, मैंने एक v वेक्टर क्रिएट किया है, जिसमें मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को अलग से स्टोर किया है। इसमें 7 3 2 1 और 4 रहेगा।
ये 5 एलिमेंट्स रहेंगे, इसको मैंने v नाम दे दिया है। तो ये है v, इसे पुश बैक किया है मैंने आई डॉट सेकंड। सॉरी मैंने एक्चुअली v में मैंने नंबर ऑफ ऑकरेंसेस पुट किया है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 2 2। आई डॉट सेकंड जो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है इन द मैप, वो मैंने v में स्टोर किया है, और ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैंने सॉर्ट कर दिया है वापस से। और मैंने एल एल आई लॉन्ग लॉन्ग, ये एल एल लॉन्ग लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया है, और जब तक k का वैल्यू नॉन जीरो है एंड i इज लेस देन मैप डॉट साइज, तब तक मैंने i प्लस प्लस किया है। i एक काउंट वेरिएबल भी हो गया, साइमल्टेनियसली काउंट वेरिएबल प्लस इंडेक्स दोनों का काम कर रहा है, तो मैंने i प्लस प्लस किया है, और k को मैंने vi से माइनस किया है, k माइनस इक्वल्स टू vi, एंड इफ k इज लेस देन vi, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा ये 2 है और तुम्हारा k का वैल्यू 1 है, इसका नंबर ऑफ ऑकरेंसेस 2 है ना, और तुम्हारा k का वैल्यू सिर्फ 1 बचा है तब तक, तो इन बोथ ऑफ द वंस यू कैन नॉट मेक देम इक्वल टू 4, है ना। तो इसमें हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो अगर इसको नहीं कर सकता तो बाकी आगे जो जितने भी है उनको भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने अगर k लेस देन vi है तब मैंने ब्रेक कर दिया है। फिर जो आंसर है वो मैक्सिमम ऑफ 1 कमा मैप डॉट साइज माइनस है। मैप डॉट साइज माइनस है क्यों? क्योंकि जो इनिशियल आंसर था, इनिशियल आंसर में से हमने जितना हम आगे गए हैं, जितना हम फॉरवर्ड मूव किए हैं, उतना हम माइनस करेंगे। बट एक केस ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा आंसर 0 तक माइनस हो जाएगा, माइनस सब्सट्रैक्ट रिड्यूस हो गया है, बट 0 तक हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिनिमम आंसर 1 रहेगा ही रहेगा एवरी टाइम, 0 कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये इम्प्लीमेंटेशन था, और कोड का लॉजिक में अगर किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो इतना टफ नहीं है, लॉजिक ही टफ है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? किसी को कुछ पूछना इस क्वेश्चन में? अच्छा, तो प्रणव विल डिस्कस सी। Am I audible? यस। Yeah. Yeah. So let's get into the problem. Yeah. In this problem, basically, uh, we are given a range from L to R, and we have to find three distinct numbers in that range which maximizes this value. So A is or B plus B is or C plus A is or C. This is the value. So we have to perform the bitwise OR operation between the numbers, and we have to find the values of A and B and C, which maximizes this value, right? So we are given a range, and the range will always will have greater than three elements because all elements should be distinct. So we have to find the total maximum which we can produce through the values. So in the input we are given two values, that is L and R, and the range, and we have to print the values of A, B, and C, which maximizes this value. So here one of the solutions is just brute forcing for the values of A, B, and C by just running three for loops, but it will lead to TLE because the constraints are really large and the test cases are also really large. So this suggests us that we have to use some kind of bit masking to solve the problem in log n. So is there any doubt up to here? Like we have to use bit masking and some bit strategy, try to solve the problem in log n. Okay. So we are given a range, whatever it may be, like from L to R, we are given a range as an input. So let's take some example, like uh, a second test case. Let's take.
So we are given a range from 0 to 8. And let's go deep light. So when I write the binary in the binary representation of the numbers, all the numbers from 0 to 8, let's write it. So it's 0, this is 0, this is 1. Yeah, I have written the binary representation of all the numbers. So we have Am I audible? Yes. So in the question, Pranav explained the first part. So I'm continuing what he is. Uh, is- the question is clear to everyone. So I'm continuing with the explanation. So we have to maximize this expression: a is or b plus b is or c plus a is or c. It's I'm audible, no? Yes, yes, you're audible. Okay, so in this expression we have to maximize this. So we need to pick such a type of these three terms. So such that their bits are see like a number L to R. I'm considering the fourth example. L is 128 and R is 137. So bit representation of 128 is like this: 1 64 32 16 8 uh, 4 2 1, and this is just 9 plus this, so this plus this 9, so 8 0 0 1. So you can see this part will be common for any number between this range from L to R. From any L to R, this part will be common. So we actually don't require this part. Okay,
So what I'm doing that mm, I have to mark all the bits that I have to make three numbers such that all bits in which can be toggled which can be toggled are set in one number or two numbers. Means see, I why I'm saying one number or two number. See, like this bit. Okay, so if this is bit in like A, B, C, this is the bit representation. So if here it is one, if here it is one, and in this there is the bit is set. So the XOR of these two numbers here, one will come. The XOR of these two numbers, one will come, is thus in A XOR B plus B XOR C plus C XOR A. So here the bit will be set. This bit will be set. No, this will be not set. In this number and in this number, this bit will be set, which is this following bit. This following bit will be set in these two numbers. And if it is in two numbers, like suppose A and B, so the bit will be set in A and C. So this number and in this number, the bit will be set, and the bit will be not be set in this number. So we require like this number such that all the bits are set. Means means one bit is set in like this, and other bit is set in like in such a manner that means one bit is either set in two numbers or one number. It cannot be set in three numbers, and we means require this only. Means this is the simple explanation. So what you can do, uh, so this part, first this part is common for all, so we can ignore this part. Okay, so we will set a bit, means like suppose in A we will set a bit of this number, uh, this number. Okay, this number will be means like what will be the number, 128, then 1000, then 1. So this is will be common for all the numbers. Then this will be the first bit that will be set. Then I am just subtracting this number by -1. Okay, this will be 8, 136. So I am making this number 1000, then what is the number, 0 1 1 1. Okay, then we can take the other number as anything. It does not matter mostly, but you can take it like A, means the initial number only. Initial number, what is that, is 1. No, why I'm saying that the third number can be anything, the simple explanation is, see, in this only one bit is set, other all bits are not set. Here this bit is set, and all other bits are not set. So here he has option of anything. It can be 0 or 1, it can be 0 or 1, it can be 0 or 1, it can be 0 and 1. So there is no problem to set, miss set or non-set. So the number can be anything in the range 128 to 137. So you can put any number. So any number you will put, then you will get the answer. So this was the implementation. Is this one was the logic of the program. Actually, I have not submitted the code, or else I will show you what I tried to do. So let me switch my screen. My screen is visible.
Yes, it is visible. So here was the code. Uh, so I'm just if the means there is only three numbers existing in the range, so I'm just returning that numbers, or I'm taking the means the three numbers, then I'm seeing which index it is changing. Okay, I'm seeing which index it is changing. Then I'm doing the index I'm printing. Means I'm taking the sum of the previous numbers. Like before, what were the numbers? Means what were the bit set or not set? That I am taking the summation here in this number. Then I'm just putting means I'm just setting the for the first bit of that number means the MSB the MSB which is changing means LNR which is toggling in LNR. The first bit I'm doing, then just minus one, so the rest of the bits are changed and the first bit remains zero. And then means A I've already initialized to any number, means you can initialize any number between L to R. Then I'm just printing the number. I hope it is clear. एनगढ़ है ये, या फिर क्या? एनगढ़ दे, ठीक है? मैं लीव करता हूँ।